आपका स्वागत है। राज्यों का पुनर्गठन अपन देखने वाले हैं। तो राज्यों के पुनर्गठन की जब मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि भारत कब आजाद होता है। तो 1947 को भारत आजाद होता है। क्या दोस्तों, 1947 को भारत आजाद होता है। लेकिन आजाद होने से पहले क्या कंडीशन बन जाती है वो थोड़ी सी आप समझने का प्रयास करो। कुछ क्या रहता है कि जो मुख्यतः जो 1500 सॉरी दोस्तों 1947 से पहले क्या जो भारत था वो प्रमुख रियासतों में बटा था। जैसे भोपाल रियासत हो गई, हैदराबाद रियासत हो गई, आपने अभी भी देखा होगा जम्मू कश्मीर रियासत थी। तो सभी रियासतों का अपना अपना एक राजा होता था। तो मुख्य रूप जो कार्य था क्या था कि इन सभी रियासतों को सम्मिलित करके एक संपूर्ण भारत का गठन करना था और इन सभी से सहमति पत्र पर साइन लेना था। तो मुख्यतः जितनी भी अपने यहाँ पे जितनी जितनी भी रियासत थी उन सभी ने तो सहमति दे दी। लेकिन मुख्य रूप से तीन जो यहाँ पर जो रियासत आई थी वो वहां पर थोड़ी सी परेशानी आई। उस परेशानी को हल करने के बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर वर्तमान 2020 तक की कहानी अपन इसमें थोड़ा सा देखने वाले हैं। जब देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो उस समय संपूर्ण देश में कितनी दोस्तों 565 रियासत में बटा था। दोस्तों क्या 1947 से पहले ये जो पूरा आपको मैप दिख रहा है ये कितनी रियासतों में बटा था दोस्तों, तो 565 रियासतों में बटा था। और इसे एकीकरण कार्य में बांटना था। मतलब इसका क्या करना था कि सभी रियासतों को मिलाकर एक पूरा भारत बनाना था। और इस एकीकरण का जो कार्य दिया वो प्रमुख जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हाँ दोस्तों, जो एकीकरण का जो कार्य था वो प्रमुख रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। क्या दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। लेकिन कुछ रियासत अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी जिसका विलय निम्न प्रकार से किया गया। दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है कि इस 565 में से लगभग 562 रियासतों क्या अपनी अपने अपने स्वयं रूप से क्या भारत में सम्मिलित होनी चाहती थी। लेकिन कुछ रियासत ऐसी जो सम्मिलित नहीं होना चाहती थी और अपना खुद का एक जो देश और स्वतंत्र देश बनाना चाहती थी। तो इस प्रकार अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत ने इन तीनों राज्य मतलब तीनों रियासत को विलय भी कर लिया और भारत का पूरा गठन एक अच्छे रूप से होता है। सबसे पहले आती है जूनागढ़ रियासत। हाँ दोस्तों, जूनागढ़ रियासत सबसे पहले यहाँ पर आती है। तो आप सभी को तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि जूनागढ़ है कहाँ पे दोस्तों। तो जो जूनागढ़ है वो दोस्तों है गुजरात में। जो गुजरात का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा जो तटीय रूप है जो समुद्र के पास में जो है ये दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये था गुजरात का जूनागढ़ रियासत। ये जो यहाँ के जो राजा थे वो थे महावत खां। दोस्तों याद रख लेना, जूनागढ़ रियासत के जो राजा थे वो कौन थे दोस्तों, महावत खां थे। क्या दोस्तों, महावत खां थे। इन्होंने मना कर दिया कि मैं भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहता हूँ। गुजरात में स्थित जूनागढ़ रियासत का जो नवाब थे वो महावत खां थे तथा पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ये ऐसे एक व्यक्ति थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जनमत संग्रह के आधार पर इस रियासत को भारत में मिला लिया गया। दोस्तों क्या था, ये जो इलाका जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या था, सरदार वल्लभ पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल था उनका जो ये इलाका था वो उनका पूरा प्रमुख रूप से देखा गया इलाका था। और जो यहाँ पे जो जनसंख्या तो मुसलमान ज्यादा थी लेकिन वहाँ पे ना हिंदुत्व का प्रतिशत भी बहुत अच्छा खासा था। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि यहाँ पर जो ये अधिकांश जो जनता है जिसका संग्रह जो बहुमत है वो है कि भारत में मिलना चाहती है। तो महावत खां तो खुद जो राजा था वो तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता है क्या यहाँ पे अपने भारत में सम्मिलित होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जनमत संग्रह यहाँ पर किया जाए और जनमत संग्रह के आधार पर इस जो इलाका है जूनागढ़ रियासत को उसका फैसला किया जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये भारत में ही सम्मिलित होने वाला है क्योंकि वहाँ की जनता क्या भारत का पक्ष लेने वाली है। और बहुत शानदार पक्ष रहा, 95% जनताओं ने भारत को ही वोट दिया और इसमें इस प्रकार जूनागढ़ रियासत को अपन ने सम्मिलित कर लिया। तो प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न पड़ता है जूनागढ़ कहाँ पे है, तो इसका जो आंसर जाता है वो दिखाई देता है दोस्तों है वो गुजरात। फिर सेकंड प्रश्न बनता है कि जो जूनागढ़ के जो राजा या नवाब कौन था, तो था महावत खां। क्या दोस्तों, महावत खां था। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर विलय कर लिया, तो आपको याद होना चाहिए जनमत संग्रह के आधार पर अपन ने जूनागढ़ रियासत को भारत में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद दूसरी रियासत आती है दोस्तों हैदराबाद रियासत। बहुत शानदार वाली रियासत तो यही थी मेरे को लगी कि हैदराबाद रियासत का तो मेरे को काफी शानदार वाला लगा। ये जो इनके राजा था ना, ये देख रहे हैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्म दिख रही है आपको, निजाम उस्मान अली खां। क्या दोस्तों, पूरा इनका जो नाम था निजाम उस्मान अली खां था। ये दोस्तों आपने मैप भारत का मैप देखा होगा, हैदराबाद की स्थिति आपको पता होगी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे बोल रहे थे हमें पाकिस्तान में मिलना, लो बताओ
संपूर्ण रूप से कुछ प्रमुख रियासत उसके जो आसपास थी वो सब भारत में सम्मिलित थी पहले से, और ये व्यक्ति बोल रहे थे कि हमें भैया पाकिस्तान में मिलना था। तो भैया पाकिस्तान में कैसे मिल लोगे तुम, यहाँ पर पाकिस्तान इतने दूर, कैसे आप एक दूसरे संपर्क कर लेंगे। तो ये यहाँ पर क्या किया गया, हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में मिला लिया गया। क्या था, यहाँ पर सरदार वल्लभ पटेल ने पहले तो गए, समझाया निजाम जी को कि मान जाइए सर, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका इलाका पूरा संपूर्ण रूप से जो भारत की रियासत है उससे घिरा हुआ है, आप पाकिस्तान में सम्मिलित ही नहीं हो सकते। नहीं माने। दूसरी बार गए कि आपको हम इतने पैसे देते हैं, आप यहाँ चले जाइए, वो कर लीजिए, तब भी नहीं माने। फिर क्या था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो आ गए डंडा उंडा लेके, और फिर हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई कर ली। मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी उतार दी थी, और यहाँ पर क्या कर लिया, हैदराबाद रियासत था उसको अपन ने काम मिला लिया, भारत में सम्मिलित कर लिया। तो यहाँ पे 3 प्रमुख प्रश्न तो आपको समझ में आ जाएंगे कि जो यहाँ पे हैदराबाद रियासत का जो नवाब था वो कौन था, तो निजाम उस्मान अली खान था दोस्तों। सेकंड प्रश्न बनता है कि हैदराबाद रियासत को भारत में किस आधार पर विलय कर लिया, तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई यहाँ पर अपन ने की थी दोस्तों। अपन ने दो यहाँ पर रियासत तो देख ली। उसके बाद जो एक प्रमुख रियासत आती है दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर, और जिसकी कहानी तो आप सभी ने पढ़ी होगी, तो मेरे को इसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता वही नहीं है। तो यहाँ पे जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। ये राजा हरि सिंह थे तो हिंदुत्व, लेकिन ये न तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ना ही तो भारत में मिलना चाहते थे। ये एक ऐसी यहाँ पर स्थिति खराब थी, और वो स्थिति आज तक 2019 तक खराब ही रही थी। तो जम्मू कश्मीर रियासत जो राजा हरि सिंह के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया और भारत में मिला लिया, लेकिन राजा की मांग पर जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया, जो समाप्त कर दिया गया है। अभी फिलहाल में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो राजा हरि सिंह को क्या था कि जो वहां पर जब इन्हें अलग कर दिया गया, खुद का ये स्वतंत्र रियासत चलाने वाले, तो पाकिस्तान कई बार यहाँ पर क्या कर लेता, अपनी सेना उतार देता था, वहाँ के नागरिकों को परेशान करता था। इससे परेशान होकर के उन्होंने भारत से सहायता मांगी थी, और भारत ने सहायता यहाँ पे अपनी भारतीय सेना को उतार के इनकी सहायता की थी। तो राजा हरिश्चंद्र ने एक समझौता हुआ था कि यहाँ पर जो रियासत था उस पर एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे कि भारत में तो ये विलय रहेगा, लेकिन भारत में विलय होने के बाद जम्मू कश्मीर को एक भारतीय संविधान में एक विशेष दर्जा दिया जाएगा, और इसी विशेष दर्जे को 370 के तहत कहा जाता था। तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर रियासत का क्या हाल था। इस प्रकार रियासतों का एकीकरण कर दिया गया, पूरी रियासतों का क्या कर दिया दोस्तों, एकीकरण कर दिया। आप सभी को समझ में आ गया, ये सभी जितनी भी रियासत था इसका सबका हल हो गया, और इन्हें 4 श्रेणियों में बांट दिया गया दोस्तों। कितनी 4 श्रेणियों में इसे बांट दिया गया है, श्रेणी 1, श्रेणी बी और श्रेणी सी और श्रेणी डी। 4 श्रेणी में बांटा गया, श्रेणी 1, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी में बांट दिया गया। इन तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे अपन पूरा मध्य प्रदेश जो पूरा भारत था उसे मिला तो दिया गया, लेकिन कहीं पे तमिल वाले थे, कहीं जो तमिल और मराठी एक ही श्रेणी में आ गए, यहाँ पे अपने हिंदी उर्दू वाले एक ही श्रेणी में आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे परिस्थितियां अलग होती रही, और भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की क्या यहाँ पर मांग उठने लगी। क्या दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। इसी कारण संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने एस के धर समिति बनाई। क्या दोस्तों, एस के धर समिति का गठन किया, और इस समिति ने भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अस्वीकार कर दिया। क्या दोस्तों, जैसे ही ये स्थितियां पैदा हो रही थी कि यहाँ पे लोग यहाँ पर क्या अनशन कर रहे थे कि भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति बनाई जिसका नाम था एस के धर समिति। उनको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बोला कि भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही है या गलत है। तो उन्होंने जो अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने बोला राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, मतलब प्रमुख रूप से अस्वीकार इसे कर दिया गया था। फिर आगे देते इस समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात आंदोलन और तीव्र हो गया। अब क्या हुआ, जहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे लोग कि यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन भाषीय आधार पर कर दीजिए, वो जैसी ये रिपोर्ट आई कि इन्होंने बोल दिया कि हम राज्यों का पुनर्गठन भाषीय आधार पर नहीं कर सकते, तो ये आंदोलन और तीव्र हो गया, और परिणाम लिया उसके स्वरूप जेपीवी समिति का गठन किया गया। दोस्तों, कौन सी जेपीवी समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने भाषीय आधार पर राज्य को पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। हाँ दोस्तों, एस के धर समिति ने भी क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया, और जो जेपीवी समिति थी उन्होंने भी क्या कर दिया, राज्यों का भाषीय आधार पुनर्गठन को क्या कर दिया गया दोस्तों,
मना कर दिया गया। जेवीपी समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात मद्रास राज्य अपन जानते हैं चेन्नई के नाम से, रहने वाले तेलुगु रहवासी के आंदोलन के नेता, क्या हुआ दोस्तों, अब आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि यहाँ पे कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिल रहे थे। तो रिपोर्ट आने के पश्चात मद्रास राज्य में रहने वाले जो तेलुगु रहवासी थे, क्या दोस्तों, तेलुगु रहवासी थे, और आंदोलन के नेता राम लल्लू ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। लेकिन कुछ दिन बाद राम लल्लू की मृत्यु हो गई, और लेकिन परिणाम स्वरूप अब जैसे ही यहाँ पे मृत्यु हो गई तो पूरा भारत हिल चुका था। अब जब भारत हिल चुका था तो इसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम राज्य गठन भाषी आधार पर करना पड़ा। क्या दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, इतना तीव्र हो गया था, अब यहाँ पे मौतें होने लग गई थी। तो जो परिणाम रहा उसके स्वरूप यहाँ पर समितियों ने बोला कि 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम राज्य का गठन भाषी आधार पर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद अन्य आंदोलनकर्ताओं ने भी तीव्र आंदोलन की प्रेरणा मिली, और परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को, दोस्तों याद रखना, इस स्वरूप केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया, और राज्य पुनर्गठन आयोग था उसे बोला कि आप राज्यों का निर्माण कीजिए और यहाँ पे भाषा आधार की देखिए, और जिस प्रकार की कंडीशन बनती है उस आधार पर आप हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और ये रिपोर्ट कम से कम 3 साल बाद आई थी, जिसमें अध्यक्ष जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सैयद फैजल अली थे। हाँ दोस्तों, अध्यक्ष पूछ लेता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1953 को हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद फैजल अली इसके अध्यक्ष थे, और सदस्य 2 थे यहाँ पर, हृदयनाथ कुंजर यहाँ पर इनके सदस्य थे, और दूसरे सदस्य थे के एम पांडिविकर था। क्या दोस्तों, के एम पांडिविकर इसके दूसरे सदस्य थे। दोस्तों आगे देखते हैं, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1955, हाँ दोस्तों कब, दिसंबर 1955 को प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिश पर कुछ संशोधन करने के पश्चात केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 को गठित कर दिया, और भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। दोस्तों यहाँ पर समझ में आ जाता है, जो अपन ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, उसने 1955 को अपनी सिफारिश जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत की, और केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन किए, जिसमें 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और 14 राज्य में से ही एक अपना क्या था, मध्य प्रदेश था। और इसी मध्य प्रदेश में से जो कुछ राशि जैसे बी थी, ए था, सी था, अपन ने देखा था कि एबीसी में बटे थे, इन सभी को कुछ कुछ हिस्सा लेकर के पूरे मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। और अपन अगले ही लेक्चर में ये सब देखने वाले हैं कि किस प्रकार इन एबीसी में से कौन प्रमुख नेता था, कौन राजधानी बी की क्या थी, सी की क्या थी, और किस प्रकार कंडीशन मध्य प्रदेश का एक सपना जो 1956 में बना था वो अपन सब देखने वाले हैं। मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है, मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है, अपनी काबिलियत पर करिश्मा इस जग को दिखाना है, अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है, कामयाबी तो हासिल कर ही लूंगा एक दिन, कामयाबी तो हासिल कर ही लूंगा एक दिन, मुझे तो अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाना है। हाँ दोस्तों, आप अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।